हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने भाग 15 को क्लियर किया था। भाग 16 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी के भाग 17 को क्लियर करेंगे, जिसमें स्टूडेंट राजभाषा के बारे में बताया गया है, जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। स्टूडेंट, भाग 17 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं, जिसमें सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत संघ की राजभाषा क्या है? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो स्टूडेंट, भारत संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। ये कब अपनाई गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई थी। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जो सरकार होती है वो अपने सभी कार्य किस भाषा में करती है। तो हमारी जो संघ सरकार है वो स्टूडेंट ज़्यादातर कार्य होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो संघ सरकार की जो राजभाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। अनुच्छेद 343 को समझते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। स्टूडेंट, अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारत संघ जो है उसकी राजभाषा क्या होगी? उसकी राजभाषा हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? तो लिपि देवनागरी होगी। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, भारत की लिपि कौन सी है? तो भारत की लिपि देवनागरी है। स्टूडेंट, जो लिपि हुआ करती है उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी अक्षर कैसे लिखा जाता है। अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। स्टूडेंट, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन जो अंकों का स्वरूप होगा वो हिंदी में नहीं होगा। वो कैसा है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंकों का स्वरूप इंग्लिश में है, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से। अंग्रेजी सहायक राजभाषा संघ की है। स्टूडेंट, इस बात को अच्छे से याद रखना है। संघ की राजभाषा हिंदी है और संघ की सहायक राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। अनुच्छेद 344 को समझते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह राजभाषा आयोग का कभी भी गठन कर सकता है। तो स्टूडेंट, राजभाषा आयोग का गठन होगा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, जो राजभाषा आयोग बनाया जाएगा वो आयोग हिंदी भाषा के लिए कार्य कर सके। क्योंकि स्टूडेंट, जब हमारे संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा में राजभाषा को लेके बहुत विवाद हुआ था और ये कहा गया था कि हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई जाएगी तो अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में अपनाया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसीलिए राजभाषा आयोग जो बनता है वो हिंदी भाषा के लिए काम करता है, अर्थात इंग्लिश भाषा को कम से कम बोला जाए। इसलिए स्टूडेंट, जो ये आयोग बनता है, राष्ट्रपति महोदय इस आयोग को बनाते हैं। उस आयोग का कार्य होता है हिंदी भाषा के लिए कार्य कर सकें, हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके, ताकि हिंदी भाषा ही मुख्य रूप से राजभाषा बन सके। तो स्टूडेंट, राष्ट्रपति महोदय जी ने राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था और ये पहला राजभाषा आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे, जिन्हें वीजी खैर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जो राजभाषा आयोग बनता है, राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपते हैं। तो स्टूडेंट, राष्ट्रपति महोदय राजभाषा आयोग के द्वारा जो सिफारिश दी हुई होती हैं उन सिफारिशों को संसद की एक समिति होती है जिसे संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, इस समिति को सौंपते हैं। तो स्टूडेंट, जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 345 को समझते हैं। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। स्टूडेंट, जैसे संघ की राजभाषा हिंदी है और सहायक राजभाषा इंग्लिश है, उसी प्रकार से राज्यों को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का अधिकार दिया गया है। और स्टूडेंट, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 345 में दिया गया है।
तो स्टूडेंट कोई राज्य अपने राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बना सकता है? प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार है। तो स्टूडेंट जैसे कोई राज्य है वो अपने राज्य में कोई सी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहता है तो स्टूडेंट उसे एक प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा और अपने विधानमंडल से उस प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा। विधानमंडल उस प्रस्ताव को पारित करता है तो स्टूडेंट उस राज्य की वही राजभाषा हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? तो दूसरी उत्तर प्रदेश की राजभाषा उर्दू है, जिसे 1989 में अपनाया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 348 को समझते हैं। एससी और एचसी, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी का मतलब हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट क्या बताया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। तो स्टूडेंट ये अनुच्छेद 348 में बताया गया है। संसद को अधिकार विधि बनाकर भाषा बदल सकती है। तो स्टूडेंट संसद को ये अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है उस भाषा को जब चाहे तब चेंज कर सकती है। तो स्टूडेंट ये संसद को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम अनुसूची 8 पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। तो स्टूडेंट जो 8वीं अनुसूची थी उस 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है उसको समझते हैं। जौन सी भाषा भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं उन भाषाओं की सूची अनुसूची 8 में दी हुई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं जिनको मान्यता दी गई थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषा वर्णित हैं और स्टूडेंट ये अनुसूची 8 में है और वर्तमान में 22 भाषा मान्यता प्राप्त हो गई हैं, क्योंकि स्टूडेंट कुछ भाषाओं को और मान्यता दी गई है। तो किस भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत मान्यता दी गई है इसको समझते हैं। 15वीं भाषा जो थी जिसे मान्यता दी गई थी वो भाषा सिंधी थी और स्टूडेंट ये कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको मान्यता दी गई थी? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद स्टूडेंट 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। स्टूडेंट जो कोंकणी भाषा है ये गोवा में बोली जाती है। 92वें संविधान संशोधन 2004 के तहत 4 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, वोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो स्टूडेंट ये 4 भाषाएं थीं जिनको 92वें संविधान संशोधन 2004 में मान्यता दी गई थी। स्टूडेंट जो बोडो है वो मुख्य रूप से आसाम में बोली जाती है, डोगरी है वो स्टूडेंट मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली है वो स्टूडेंट मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। जो संथाली भाषा है ये स्टूडेंट पूर्वोत्तर भारत के काफ़ी राज्यों में बोली जाती है। तो स्टूडेंट वर्तमान में 22 भाषा हो गई हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं। तो स्टूडेंट 15वीं सिंधी थी, उसके बाद में 15वीं के बाद में 16वीं, 17वीं, 18वीं, उसके बाद में 19, 20, 21, 22। वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। स्टूडेंट आपको एक बात और बताते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है, अर्थात अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट नोट में समझते हैं, 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और स्टूडेंट 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और स्टूडेंट ये विश्व हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू किया है? तो 2006 से मनाना शुरू किया है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम आपको बताए थे इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसको मान्यता नहीं दी गई है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।